हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। और आज हम अपना CDP की नेक्स्ट क्लास है ये आपकी। और इसमें मैंने आपको फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा के दर्शन की पहली क्लास मैंने आपको ऑलरेडी दे दी थी, अपलोड कर दी थी। CDP की जो प्लेलिस्ट है वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। आज इसका पार्ट 2 है जिसमें हम वही है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम को देखेंगे कि जो पाठ्यचर्या है उसकी दार्शनिक नींव क्या है। तो इसमें काफी फिलोसफीज को हम पढ़ रहे थे, तो इसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और गाइज जिन्होंने CDP की सीरीज नहीं देखी है आप देख लीजिए, उसमें आई थिंक 27 वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। धीरे धीरे हम वीडियोस अपलोड करेंगे जैसे ही टाइम मिलता है, ठीक है। तो वो वीडियोस आप जरूर फॉलो करें, ओके। आपको काफी नई जानकारियां मिलेंगी, काफी नए कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और मतलब पिछली वीडियो का आप जरूर रिविजन ले लें, क्योंकि मैं क्विज भी कराऊंगी बीच बीच में, थोड़ा सा मतलब थोड़े बहुत मतलब एक तरह से कोशिश करूंगी क्वेश्चंस कराए जाएं आपको थोड़े थोड़े, जितने भी मैंने टॉपिक्स करा दिए उनसे रिलेटेड, ओके। तो चलिए देखते हैं क्या हम पढ़ रहे थे। शिक्षा के महत्वपूर्ण दर्शन हम पढ़ रहे थे, भाई किन के बेस पे जो हमारा करिकुलम है वो बनाया जाता है, हमारी नेशनल पॉलिसीज जो है वो बनाई जाती हैं। कुछ ना कुछ फिलोसफीज होती हैं एजुकेशन की जिनको देखकर ये सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो इसमें हम काफी मैंने आपको ये पहले ही बता दी थी कि कौन कौन सी मेन फिलोसफीज होती हैं। और प्रैग्मेटिज्म यानी कि व्यवहारवाद मैं आपको करा चुकी हूं पहले पार्ट में। आज हम देखेंगे आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और रियलिज्म, ठीक है। आज हम इन 3 फिलोसफीज को देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास रह जाएंगे अस्तित्ववाद, पदार्थवाद और प्रगतिवाद, यानी कि एग्जिस्टेंशियलिज्म, असेंशियलिज्म और प्रोग्रेसिविज्म। तो ये 3 रह जाएंगी, ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। आज हम कवर करेंगे आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म और रियलिज्म को, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। बेसिकली आप नोट्स अपने खुद भी बना लें, क्योंकि मैं काफी चीजें बोलूंगी, मैं लिख नहीं सकती हर जगह PDF पे, ठीक है। तो मतलब अपने नोट्स आप खुद भी बनाते रहें। थोड़ा बहुत मैंने लिखा है वो आपको हेल्प करेगा, लेकिन स्टिल ये मैं CDP की जो वो होती है पूरी PDF वो मैं नहीं करती हूँ टेलीग्राम पर शेयर, क्योंकि देखो ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको शेयर कर दूं और आप लोग मतलब देख के नोट्स बनाने लग जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन मैं चाहती हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं बोलती हूँ, वो बोलने वाली जो चीजें हैं ना वो आप जरूर लिखें। आप उनको जब तक अपने हाथों से नहीं लिखेंगे ना आपको लर्न नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आदर्शवाद की, यानी कि आइडियलिज्म की। आदर्शवाद देखिए ये सबसे पुरानी जो फिलोसफीज हैं उनमें से एक है। मतलब ये अगर आप पॉलिट साइंस आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा, सुकरात जिसको हम बोलते हैं, सुकरात और प्लेटो के दर्शन पर है बेसिकली। जो सुकरात और प्लेटो है बहुत ही एंशिएंट टाइम में, एंशिएंट ग्रीस में जो है इन्होंने ये फिलोसफी एक तरह से इजाज की थी। और मतलब ओल्डेस्ट है फिलोसफीज में, ओल्डेस्ट मानी जाती है। और इसके और भी प्रोपोगेटर्स हैं, जैसे कि इमैनुअल कांट हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हीगल है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और डेविड थोरो हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ ऐसे मतलब आइडियलिस्ट हैं जिनके मैंने आपको नाम बताए हैं, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए आइडियाज, ये आदर्शवाद कहता क्या है, ये कहता है कि जितने भी विचार हैं वही आपकी ट्रू रियलिटी है, ठीक है। विचारों पर फोकस करते हैं, आइडियाज पर फोकस है, इसलिए इसको आदर्शवाद बोलते हैं। तो आइडिया है वो सारे ट्रू रियलिटी है, ठीक है। और ट्रुथ या वैल्यूज है वो एब्सोल्यूट है और यूनिवर्सल है। जो भी सच आपके सामने है, जो भी मूल्य आपके सामने है वो एकदम सच है और सार्वभौमिक है, मतलब पूरी यूनिवर्स में उनको माना जाता है। और इसके अकॉर्डिंग हमारा जो एम ऑफ एजुकेशन है वो क्या होना चाहिए, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि हमें इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी जो है बच्चों की वो बढ़ानी है। कैसे? उनको मतलब कि जो उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास करना है, उन्हें व्यापक और स्थायी विचारों और सिद्धांतों की सराहना करने में मदद करना है। कि बेसिकली बच्चे ये सीखे कि भाई जितने भी आइडियाज हैं हम इनका सम्मान करें, जितनी भी वैल्यूज हैं हम उनका सम्मान करें, और हम इन आइडियाज और प्रिंसिपल को समझें और इनकी सराहना करें। ऐसा हमें बच्चों को बनाना है, ये कहता है आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद। देखिए आदर्शवादी है तो नाम में ये होता है क्या होना चाहिए, क्या एक्चुअल में है, इससे इनको मतलब नहीं है। इनका बस यही है, आदर्शवाद बोलते क्यों है, क्योंकि ये आदर्श चीजों की बात करते हैं, लेकिन रियलिटी ये होती है कि आदर्श चीजें हमें रियलिटी में देखने को मिलती कहाँ है। इसीलिए तो हम इसको आदर्शवाद कहते हैं, क्योंकि ये इस बारे में बात करते हैं कि कैसा होना चाहिए, स्कूल में बच्चे को कैसा क्या करना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए। लेकिन ये रियलिटी पर फोकस इतना नहीं करते हैं, मतलब वैल्यूज पर, ट्रुथ पर, इन सब पर इनका जोर है, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटीज क्या है उससे ज्यादा इनको मतलब नहीं है। इसलिए हम इसको आदर्शवाद कहते हैं, क्योंकि आदर्शवादी ज्यादा है, बस जो हमने आदर्श मान लिया वही पूरा होना चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं द एम्फेसिस। अब देखो स्कूल में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है इस फिलॉसफी से जानने को, वो हम उन चीजों को थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि इसका जो मेन उद्देश्य वो ये है कि बच्चों की जो संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं उनको बढ़ाना। तो यानी कि इसका जो मेन फोकस है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर है। यहाँ पर मेन फोकस आपका संज्ञानात्मक विकास पर है, ना कि इमोशनल या वोकेशनल किसी डेवलपमेंट पर। बेसिकली आप कितने ज्यादा इंटेलिजेंट है, कितने आप बौद्धिक स्तर पर हाई लेवल में पहुंच चुके हैं, कितना आपके पास ज्ञान अर्जन हो चुका है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, ना कि आपके शारीरिक श्रम को या वोकेशनल चीजों को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है। कहते हैं ना वोकेशनल डेवलपमेंट भी जो कहते हैं ना, जिसमें बच्चा जो है क्या कैपेबल है कर पाने के, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, इन चीजों की कम बात करते हैं। ये बेसिकली इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी बच्चे की, उनको बढ़ाने पर जोर देते हैं ये। अब आगे बात करें तो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि अमूर्त सिद्धांत है ना, जिनको आप देख नहीं सकते, करके सीख नहीं सकते, लेकिन आपको दिमाग में ही चिंतन करना है, उसके थ्रू आपको उन अमूर्त सिद्धांतों को सीखना है, उन पर फोकस है इनका। होलिस्टिक लर्निंग पर तो फोकस है कि भाई ऑल ओवर डेवलपमेंट होनी चाहिए, और इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की भी बात करते हैं कि अंतर विषयक होनी चाहिए, मतलब चीजों का जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ा रहे हैं उनका जुड़ाव होना चाहिए आपस में, उन सभी का आपस में जुड़ाव होना चाहिए, वो अलग से फ्रेगमेंटेड वे में नहीं प्रेजेंट किए जाए। लेकिन बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स की ज्यादा वो करते हैं, और ये आशा करते हैं टीचर्स से कि वो बच्चों को ये एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल सिखाएंगे, और बच्चों से आशा की जाती है कि वो इन एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स को सीखेंगे, साथ ही साथ इनकी सराहना भी करेंगे। दूसरी चीज भाई सब्जेक्ट सेंटर्ड और नॉलेज बेस्ड करिकुलम की बात करते हैं कि जो सब्जेक्ट बेस्ड होना चाहिए करिकुलम, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उन पर ज्यादा फोकस है। अगर आप मैथ सीख रहे हैं तो सब्जेक्ट मैटर को ज्यादा सीखना है, सब्जेक्ट की नॉलेज आपको कितनी ज्यादा होगी ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। नॉलेज बेस्ड करिकुलम यानी कि आपका जो नॉलेज फैकल्टी है उसको इंक्रीज करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान अर्जित करना है, ये कहता है आइडियलिस्ट, मतलब ये आइडियलिस्ट कहते हैं। दूसरा भाई टीचर वो है जो अपनी नॉलेज के लिए जाना जाता है, मतलब टीचर को कितना ज्ञान है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब उसको कितना एब्सोल्यूट और यूनिवर्सल आइडियाज के बारे में, जो सार्वभौमिक और पूर्ण विचार हैं, यानी कि जो ट्रुथ है, रियलिटी है, उसके बारे में कितना टीचर को ज्ञान है, वो जानता है, कितना टीचर जानता है, इसी चीज की वजह से उसको सम्मानित किया जाता है। अगर टीचर को इस एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है तो उसको टीचर होना ही नहीं चाहिए, ये कहते हैं। उसके बाद दे मे यूज अ वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथड्स। अब टीचर जो है बहुत सारे मेथड्स का यूज कर सकते हैं, लेक्चर मेथड, स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्ट वर्क। तो आप यहाँ पर देखेंगे क्योंकि यहाँ पर नॉलेज की ज्यादा बात की जाती है तो यहाँ पर लेक्चर मेथड को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो आइडियलिस्ट मानते हैं कि आप लेक्चर मेथड के थ्रू स्मॉल ग्रुप में, छोटे छोटे ग्रुप में डिस्कशन करा सकते हैं, प्रोजेक्ट वर्क करा सकते हैं उनको। लेकिन बेसिकली मैं आपको बताऊंगी तो ये लोग लेक्चर में ज्यादा बिलीव इसलिए करते हैं क्योंकि ये ज्ञान का अर्जन चाहते हैं। और पहले एंशियंट टाइम में क्या होता था कि ज्ञान कैसे होता था, लेक्चर मेथड पे ही ज्यादा डिपेंडेंट होते थे। तो बेसिकली इसीलिए ये लोग जो है इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एक्चुअली आइडियलिस्ट ये चाहते हैं कि जितने भी फिलॉसफी में काम हुआ है, जितना भी हिस्ट्री में क्या काम हुआ है, जितना भी लिटरेचर में काम हुआ है, मतलब जितना भी ज्ञान इन सारे सब्जेक्ट्स में इकट्ठा हुआ है ना, वो सारा आपको बच्चे में ट्रांसफर करना है, ठीक है। और उसके लिए आप जो भी स्पेशली चीज समझे, जो भी स्पेशल समझे, वो आपको करना है बच्चे के लिए। इसलिए यहाँ पर जो है ज्यादा से ज्यादा इंटेलेक्चुअल जो एलिटिज्म होता है उसको ज्यादा बढ़ावा दिया इन लोगों ने। मतलब इन्होंने ऑब्वियसली इसमें क्या हुआ ना, जिन लोगों के पास ज्ञान है वही ज्ञान देंगे, फिर ठीक है। फिर कुछ ऐसे बच्चे होते थे भाई जो जिनके माँ बाप जो है ज्यादा कैपेबल थे उनको ज्ञान दिलाने में, मतलब एंशियंट टाइम की बात कर रही हूँ, तो वही अपने बच्चों को स्कूल में भेजते थे। मतलब स्कूल तो क्या कहेंगे, उस टाइम पे गुरुकुल होते थे या जो भी होते थे एंशियंट टाइम में, तो वहां पर वो ज्ञान अर्जित करने के लिए उनको भेजते थे। तो एक अलग की क्लास बन गई जिनको हम इंटेलेक्चुअल एलिटिज्म बोलते हैं, यानी कि ऐसा ग्रुप बन गया जो मतलब बहुत ही ज्यादा बुद्धिवादी माने जाते थे, इंटेलेक्चुअल माने जाते थे, और उनका एक तरह से सेग्रीगेशन होता चला गया कि हाँ भाई ये कुछ सोसाइटी के ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज्यादा ज्ञान है, और इन जिनको ज्ञान नहीं है वो बिल्कुल तुच्छ प्राणी है। मतलब आप जो शारीरिक श्रम कर रहे हैं, आप जितना भी काम कर रहे हैं, उसकी वैल्यू ना होकर आपके ज्ञान को ज्यादा वैल्यू दी जाने लगी। तो ये आदर्शवाद की हमेशा इस चीज के लिए क्रिटिसिज्म भी इसको मिलता है कि ये थोड़े इंटेलेक्चुअल चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान दिया इन्होंने। बाकी चीजों को, जैसे बच्चे की इमोशनल नीड्स क्या है, सोशल नीड्स क्या है, उनको इन चीजों ने नेग्लेक्ट किया है। मतलब आइडियलिस्ट ये नहीं कहते कि बच्चे की इमोशनल और सोशल नीड्स को देखो, नहीं, इनका मतलब था बस आप नॉलेज दो भाई, उनको इंटेलेक्चुअल बनाना है, आपको कॉग्निटिवली उनको डेवलप करना है एकदम से, ठीक है। तो आप उनकी सोशल, इमोशनल, मॉरल, इन नीड्स को मत देखो, इनको दरकिनार कर दिया आइडियलिस्ट ने।
इसलिए इनका क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा होता है। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जैसे कि मैंने कहा ना कि एब्स्ट्रैक्ट चीजों पर ज्यादा ध्यान था, कंक्रीट चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं था, जबकि पियाजे जैसे थ्योरिस्ट कहते हैं हमें कंक्रीट, सोशल इंटरैक्शन, ये बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन इनका बस झुकाव यही था कि आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दीजिए बस। ठीक है, तो ये बेसिकली आइडियलिस्ट मान। अब नेक्स्ट है हमारा नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद। ठीक है, अब बिल्कुल थोड़ा सा ऑपोजिट है आइडियलिज्म से। देखिए, नेचुरलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए अगर आप फिलोसफी ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे हैं तो। ये बेसिकली एक ऐसी फिलोसफी है जो बिलीव करती है कि भाई नेचर जो है ना वही सब कुछ है, यानी कि जो आपकी प्रकृति है वही आपके लिए सबसे ऊपर है। और इसके जो मुख्य प्रतिपादक थे वो थे रूसो, जे रूसो भी बोलते हैं इनको, और एक है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये दो फिलोसोफर थे जो काफी फेमस है इस फिलोसफी के लिए, यानी कि प्रकृतिवाद के लिए। और इंडिया से मान लें तो हम रविंद्रनाथ टैगोर को मान लेते हैं, और अगर बाहर से माने तो रूसो को मान लेते हैं। दोनों का ही मानना था कि जो बच्चा है उसको आप नेचुरल एनवायरनमेंट में फ्री छोड़ दो, है ना। ये पूरी फिलोसफी कहती है कि आपको मैक्सिमम फ्रीडम प्रोवाइड करनी है बच्चों को। क्यों करनी है? क्योंकि बच्चों के अपने नीड्स होते हैं, अपने इंटरेस्ट होते हैं, अपने वैल्यूज होते हैं, हमें उनको भी देखना है। साथ ही साथ अगर प्रकृति ने सबको समान बनाया है, प्रकृति सबको एक साथ लेकर चलती है, तो आप बच्चों को क्यों बांध कर रखना चाहते हैं? आप उनको भी फ्री छोड़ दीजिए, मतलब लेट द नेचर डिसाइड, है ना। मतलब नेचर को, प्रकृति को डिसाइड करने दीजिए कि वो बच्चों के साथ क्या करे, या बच्चे उनके साथ, प्रकृति के साथ क्या करते हैं। तो ये यही मानती है कि भाई नेचर अलोन रिप्रेजेंट्स द एंटायर रियलिटी, कि कोई ऐसी रियलिटी नहीं होती जो नेचर से ऊपर है, जो प्रकृति से ऊपर है। जो भी रियलिटी है वो सारी नेचर से संबंधित है, यानी कि प्रकृति से संबंधित है। तो आप बच्चों को प्रकृति में खुला छोड़ दीजिए। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है नेगेटिव एजुकेशन, जिसको हम नेगेटिव एजुकेशन बोलते हैं। नेगेटिव एजुकेशन का जो धारणा है वो दी थी जे रूसो ने, और इसको रविंद्रनाथ टैगोर से भी जोड़ा जाता है। तो जो नकारात्मक शिक्षा है, इसको नेगेटिव एजुकेशन को हिंदी में बोलेंगे नकारात्मक शिक्षा। नकारात्मक शिक्षा ये कहती है कि आपको जो है बच्चों को फ्री छोड़ देना है नेचुरल एनवायरनमेंट में। ठीक है, सपोज आप बच्चे को मतलब कहीं भी लेके गए, पार्क में लेके गए या फिर कहीं भी लेके गए आप, और आपने बच्चे को खेलने दिया, एक्सप्लोर करने दिया। बच्चा भले स्कूल में जा रहा है, वो स्कूल में जा रहा है तो स्कूल में जो प्लेग्राउंड है उसका ज्यादा महत्व दिया गया। प्लेग्राउंड में खेलने दो, पार्क में खेलने दो, है ना। आपको सिखाना है तो खुले वातावरण में सिखाओ, क्लास के कमरों में बंद मत करो बच्चे को, वहां पे सिखाओ। उसके बाद उस वातावरण में सीखते सीखते अगर बच्चा कुछ ऐसी हरकतें करता है जो प्रकृति के अगेंस्ट है, जो नेचर के अगेंस्ट है, तो नेचर उसको कुछ ना कुछ पनिशमेंट देगा, और लेट द चाइल्ड हैंडल दैट। ठीक है, कि बच्चे को हैंडल करने दो वो जो भी पनिशमेंट लेता है। तो नेचुरल जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, यानी कि जो प्राकृतिक परिणाम होंगे, उसके थ्रू ही बच्चा सीखेगा। इसीलिए इसको नेगेटिव बोला जाता है। क्योंकि देखो, प्रकृति के साथ अगर थोड़ी बहुत भी छेड़छाड़ बच्चा करेगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलेगी। ऐसे मैंने एक वीडियो कराई थी आपको, उसमें मैंने बताया था आपको, शायद प्रतीक शिवालिक सर की वीडियो थी, उसमें ये बताया था मैंने आपको कि अगर एक गुलाब का पौधा है या फिर कैसा भी कोई भी फूल है जिसमें कांटे हैं, बच्चा उसको तोड़ने जाता है, किसी शिक्षक ने मना कर दिया है, पेरेंट्स ने मना किया कि आप मत जाओ, लेकिन बच्चा स्टिल उसको तोड़ने जाता है क्योंकि उसको एक्सप्लोर करना है। वो तोड़ने गया, उसको नहीं पता था कांटे थे, उसके हाथ में कांटे चुभ गए। तो अब क्या हुआ भाई, आपने बच्चे को तो खुला छोड़ दिया था, आपने उसको समझाया भी था, लेकिन प्रकृति ने उसको सजा दे दी क्योंकि उसको मना किया गया कि आप फूल मत तोड़ो, या फूल तोड़ने अच्छी बात नहीं है, या फिर उसमें कांटे हैं, चुभ जाएंगे। लेकिन बच्चे ने तोड़ लिए। अब बच्चे ने गुलाब के फूल तोड़ लिया, कांटे चुभ गए। अब वो अगली बार जब भी फूल तोड़ने की कोशिश करेगा तो थोड़ा सतर्क रहेगा। हो सकता है फूल तोड़े ही ना, या फिर जब भी तोड़ेगा तो थोड़ा सतर्क रहेगा। तो मतलब ये कॉन्सिक्वेंसेज जो है इनको डिसाइड करने दो कि बच्चा किस तरह की लर्निंग करता है। ये कहना था नेगेटिव एजुकेशन का। नेगेटिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पर मिलते हैं प्रकृति से बच्चों को, या जो भी सीख रहा होता है। तो रूसो भी यही कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी भी यही कहते हैं कि भाई खुला छोड़ दो, मैक्सिमम फ्रीडम दो। चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी होनी चाहिए, जहां पर बच्चा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करे, अपने आप करके सीखे, वो अपने आसपास के वातावरण के साथ इंटरैक्ट करे, और टीचर का बहुत ही मिनिमल रोल हो। आप जस्ट एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करो और आपको कुछ नहीं करना है, आप गाइड करो बच्चों को। यहाँ पे लर्नर इज एक्सपेक्टेड टू लर्न डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे बच्चा जो है नेचर के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेगा और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू वो सीखेगा। ऐसे मैंने आपको इस एग्जाम्पल में बताया, गुलाब का एग्जाम्पल, मतलब कुछ भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। ऐसे कि आपने पता है गैस पे आपने सब्जी बनाने के लिए रखी हुई है, बच्चा बार बार वहां पर जाना चाह रहा है, लेकिन आप कहते हैं कि मत जाओ, लेकिन स्टिल वो जाना चाह रहा है। तो मतलब रूसो के अकॉर्डिंग तो यही है कि जाने दो भाई, है ना, जाने दो। जैसे
जैसे ही उस बर्तन को टच करेगा बहुत गर्म लगेगा तो अपने आप ही मान जाएगा, नहीं जाएगा, ये कहना है बेसिकली इनका। अब यहाँ पे है मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ अडल्ट्स इन चाइल्ड लर्निंग, तो यहाँ पर ये यही कहते हैं कि जो बच्चे की लर्निंग है उसमें जो अडल्ट्स हैं उनका बहुत ही कम इंटरफेरेंस होना चाहिए। अगर हम बात करें स्कूल एजुकेशन की, तो यहाँ पे स्कूल का करिकुलम जो है वो इस तरह से डिजाइन होना चाहिए कि वो बच्चों की नीड्स को केटर करता हो, बच्चों की रुचियों, अभिरुचियों, उनके इंटरेस्ट, उनकी वैल्यूज को भी उसमें रोल दिया जाए, ना कि सिर्फ सब्जेक्ट सेंटर्ड हो, ना ही आपका मतलब टीचर सेंटर्ड हो। जबकि आइडियलिस्ट क्या कहते हैं, आइडियलिस्ट सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम की बात करते हैं, क्योंकि वो नॉलेज की बात करते हैं। आदर्शवादी कहते हैं कि आपको नॉलेज देनी है, और नॉलेज कहाँ से आएगी, जितना भी काम हुआ है हिस्ट्री में, मैथ्स में, साइंस में, वो सब आप दोगे तभी तो बच्चा नॉलेज लेगा। तो उनका एक तरह से हम करिकुलम कह सकते हैं थोड़ा सा सब्जेक्ट सेंटर्ड आ जाता है। जबकि नेचुरलिस्ट जो होते हैं उनका जो करिकुलम है एकदम से चाइल्ड सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी की बात करते हैं। अगर हम टीचर की बात करें तो टीचर कैसे पढ़ाएगा, यहाँ पर टीचर ऑब्वियसली यहां पर एक फैसिलिटेटर होगा, ठीक है, या फिर गाइड कह सकते हैं, जो बच्चों को गाइड करेगा। जो हमारा एनसीएफ 2005 कहता है ना, वही सेम चीज। मतलब ऑब्वियसली ये एनसीएफ भी कहां से बने, इन फिलोसफी से तो बने हैं। तो भाई फैसिलिटेटर है, टीचर जो है उसको जस्ट थोड़ा थोड़ा गाइड करना है बच्चे को, और बच्चे को खुद करने देना है, इंटरफेयर मत करो भाई आके, ठीक है। मतलब वही वाली बात है, दो बच्चे झगड़ भी रहे हो तो उनको खुद मामला सुलझाने तो आप ज्यादा इंटरफेयर मत करो, है ना, एक दूसरे को चोट लगेगी, समझ जाएंगे। मैं नहीं कह रही हूँ, ये बेसिकली नेचुरलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो किस तरह की पेडागोजी होनी चाहिए आपको इससे बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ गया होगा जब आपने प्रकृतिवाद पढ़ लिया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अपना देखेंगे रियलिज्म, ठीक है। अब मैंने आपको आइडियलिज्म कराया, नेचुरलिज्म कराया, अब हम आते हैं यथार्थवाद पर, ठीक है। आइडियलिस्टिक आदर्शवादी हैं भाई, वो सिर्फ यही जानते हैं कि क्या होना चाहिए, इस पर ज्यादा फोकस करते हैं, रियलिटी पर निर्भर नहीं करते हैं। लेकिन जब यथार्थवादी हैं वो कहते हैं कि नहीं, आप रियलिटी पर फोकस कीजिए भाई, जो फिजिकल वर्ल्ड में है ना वही रियलिटी है बेसिकली। और नॉलेज इज गेन्ड थ्रू रीजन एंड एक्सपीरियंस। और नॉलेज आपको कैसे मिलेगी, आपको ज्ञान कैसे मिलेगा, आपको अपने आप रीजन करना पड़ेगा, तर्क वितर्क करना पड़ेगा, रीजनिंग करनी पड़ेगी और अनुभव लेने पड़ेंगे, तभी आपको नॉलेज मिलेगी। और जो भी रियलिटी है, जो भी रियल है, जो ट्रुथ है, वो सब आपका फिजिकल वर्ल्ड में प्रेजेंट है। उसको कहीं थ्योरीज में जाने की आपको जरूरत नहीं है। थ्योरेटिकली क्या चीजें होती हैं वो कई बार प्रैक्टिकली हमारे सामने प्रेजेंट नहीं होती हैं, लेकिन वो रियल वर्ल्ड में प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे कि मैंने आपको आइडियलिज्म बताया ना कि वो लोग ज्ञान पर, ज्ञान अर्जन पर कहते थे, तो ये नहीं कहता कि आप ज्ञान अर्जित करे जाओ, ये कहते हैं आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आओ भाई, आप फिजिकल वर्ल्ड में आओ और तब देखो कि रियलिटी क्या है। मतलब जो किताबों में लिखा है वो क्या एक्चुअल जीवन में है कि नहीं है। जो एक्चुअल जीवन में है वही आपके लिए सच है और कुछ भी सच नहीं है। और आप वही है, आप एक्चुअल जीवन में जब एक्सपीरियंस करेंगे आप, तभी आप चीजों को सीखेंगे। अब इसके जो इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स हैं उनके नाम मैं बता देती हूँ ताकि आप थोड़ा सा नोट कर लो। एक थे फ्रांसिस बैकन, ठीक है, वो थे। एक थे रसेल का नाम काफी वो है। उसके बाद थॉमस एक्विनास थे, वो भी इसके काफी मतलब कह सकते हैं इसके प्रोपोनेंट्स थे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, बैकन, रसेल और थॉमस एक्विनास। तो इनके नाम याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। अब भाई मैंने आपको ये तो बता ही दिया कि भाई रियलिटी जो है इन्होंने बोला फिजिकल वर्ल्ड। अब देखो अब रियलिटी कैसे आएगी, है ना, मतलब कैसे हमें पता चलेगा कि ये चीज रियल है कि नहीं है। तो ये कहते हैं जितने भी हमारी यूजफुल जो भी नॉलेज है हमारी, वो सब आपकी रिसर्च से आई है और डिस्कवरी से आई है, ठीक है। जैसे न्यूटन्स के लॉ आपने पढ़े हैं, या फिर हमने पृथ्वी गोल है कि चपटी है, ये सब आपने जो है डिस्कवरीज की हैं, या आपने पता लगाया है अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, आपने रीजन किया है इन चीजों पर। तो ये साइंटिफिक रिसर्च जो हुई है, डिस्कवरी हुई है, ये सब आपकी उस नॉलेज को बताते हैं जो एक्चुअल में है, जो प्रेजेंट है, ठीक है। तो यही असली नॉलेज होती है, ठीक है। अगर हमने पता लगा लिया कि पृथ्वी गोल है कि चपटी है, तो ये एक्चुअल नॉलेज बन गई है। मतलब कैसी होनी चाहिए इससे डिपेंड नहीं होता है, आपने एक्चुअल में पता क्या लगाया है, ये है भी कि नहीं है, तो ये रियलिज्म कहता है। ओके, तो भाई नॉलेज जो है वो इंस्ट्रूमेंटल है फॉर अस, और जो नॉलेज हमने साइंटिफिक रिसर्च से निकाली है, डिस्कवरी से निकाली है, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वही हमारे लाइफ जो है हमें जीने में वही उसको हेल्प करेगी, ठीक है। अब करिकुलम किस तरह से होना चाहिए, इट शुड बी सिस्टमैटिक होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, क्लासिफाइड होना चाहिए डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर में, और डिसिप्लिन जैसे कि लैंग्वेज, मैथ, सारे डिसिप्लिन होने चाहिए करिकुलम में। देखो इसमें ये नहीं कहते कि सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम होना चाहिए, क्योंकि हमें जीवन जीने के लिए जो है इन सभी चीजों की जरूरत पड़ती है। हमें साइंस को भी समझना पड़ेगा, मैथ्स को भी समझना पड़ेगा, लैंग्वेज को भी समझना पड़ेगा। तो ये सब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए, क्लासिफाइड होना चाहिए अच्छे तरीके से, तभी हम सीख पाएंगे इन चीजों को।
अब देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज ये कहते हैं कि जितने भी हाई अचीवर्स होते हैं ना हमारी क्लासेस में, जैसे कि सपोज हाई एबिलिटी है जिन बच्चों के अंदर, तो उनको जो है थोड़ी सी लिबरल एजुकेशन देनी चाहिए, थोड़ी सी लिबरल एजुकेशन देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जो जैसे कि लिबरल एजुकेशन कहाँ पे, आर्ट्स में, साइंस में, मतलब ये सब्जेक्ट सेंटर्ड जो नॉलेज होती है ना, ताकि वो कुछ ना कुछ नाम कमा पाए यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि उनके पास बहुत हायर एबिलिटी है, तो आप इनको दीजिए। लेकिन ये कहते हैं जितने भी वीकर बच्चे होते हैं, जिनको हम स्लो लर्नर भी बोलते हैं, तो इन बच्चों को जो है आप वोकेशनल ट्रेनिंग दो, ये कहते हैं रियलिज्म, ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग दो, क्यों दो वोकेशनल ट्रेनिंग, ताकि जो है आगे चलकर जो है वो अपनी आजीविका कमा सके, क्योंकि हमें पता है कि उनके अंदर हायर मेंटल एबिलिटी नहीं है, तो हम उनको कुछ ऐसी ट्रेनिंग देंगे कि जिसमें उनको हायर मेंटल एबिलिटीज की जरूरत नहीं होगी, बल्कि शारीरिक श्रम की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी सी समझ की जरूरत होगी, इतना नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह है कि काम करके वो अपनी आजीविका जो है कमा सकते हैं। तो ये बेसिकली रियलिज्म कहते हैं, ठीक है। मतलब ये एक चीज है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। और ये मतलब बहुत सारी चीजों को इंक्लूड करते हैं, डायग्नोस्टिक भी करना चाहिए हमें, कॉम्पिटेंसीज बच्चों में डेवलप करनी चाहिए, अचीवमेंट टेस्ट भी होने चाहिए, बच्चों के लिए भी होने चाहिए और टीचर्स के लिए भी होने चाहिए। ये नहीं कहते कि केवल बच्चों पर ध्यान दो, कहते हैं कि टीचर्स की भी अच्छी तरह से ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको भी अचीवमेंट टेस्ट देने चाहिए और ये सब होनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह से डाउन टू अर्थ वाली फॉर्म ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, अगर हम इनकी बात करें तो, ठीक है। अब देखो इनका भी क्रिटिसिज्म होता है, रियलिज्म का भी क्रिटिसिज्म होता है। क्यों क्रिटिसिज्म होता है? क्योंकि इन्होंने भी कहा कि भाई रीजन करना आना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस करना आना चाहिए, है ना। तो मतलब ये भी कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज पर ध्यान देते हैं। और जो मैंने आपको बात बताई कि जो वीकर सेक्शन वाले बच्चे होते हैं, जो फिर वीक बच्चे होते हैं, उनको ये कहते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग दो, उनको फिर ये बात करते ही नहीं है कि उनमें भी रीजनिंग एबिलिटीज भी हम डेवलप कर सकते हैं। तो इनका मतलब ये है कि हमें ये नहीं देखना कि बच्चा क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता और बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, और ये है मतलब ये हमें जानने की जरूरत है अपने लिए, एज अ टीचर हमें जानने की जरूरत है। लेकिन बच्चा जहां पर हमें क्या पढ़ाना है ये डिसाइड करना होगा, तो ये टीचर को खुद डिसाइड करना है कि हमें क्या पढ़ाना है। तो एक तरह से चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी की एक तरह से बात नहीं करते हैं, ये भी वही बात करते हैं कि टीचर सेंटर्ड होना चाहिए, सब्जेक्ट सेंटर्ड होना चाहिए, रीजनिंग सेंटर्ड होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी कॉग्निटिव फैकल्टी जो होती है हमारे डेवलपमेंट की, उस पर ज्यादा ध्यान दिया। मतलब संज्ञानात्मक विकास को ज्यादा वैल्यू दी है इन्होंने, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, मोर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट इन स्कूल्स। तो ये भी हम मान सकते हैं कि इन्होंने भी बच्चों की इंटरेस्ट को, नीड्स को नेग्लेक्ट किया है। ये भी पूरी तरह से चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी की बात नहीं करते हैं। हालांकि ये एक्सपीरियंस की, एक्सपेरिमेंटेशन की, प्रोजेक्ट मेथड की बात ये भी करते हैं, लेकिन ये वो सब अकॉर्डिंग टू द टीचर होना चाहिए। मतलब टीचर डिसाइड करेगा कि क्या करना है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग चेक करेगा और कहेगा हाँ भी ऐसे ही करना है। टीचर डिसाइड करेगा कि क्या पढ़ाना है, बच्चे के इंटरेस्ट पर निर्भर नहीं करता है। इसको बेसिकली यहाँ पर काम क्या है टीचर का, कि बच्चे के अंदर जो है रीजनिंग पावर बढ़ानी है, यानी कि तर्क वितर्क की क्षमता जो है वो आपको बढ़ानी है बच्चे के अंदर, तभी वो डिफरेंट सब्जेक्ट को सीख पाएगा। और ये करने के लिए टीचर को खुद फैसला लेना पड़ेगा, ना कि बच्चों पर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब अगर हम सही जगह से कहें तो यहाँ पर ये भी जो है पूरी तरह से जो कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी को फॉलो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें जो 3 फिलोसफीज आज हमने पढ़ी हैं, इसमें जो नेचुरलिस्ट हैं वो बिल्कुल चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं। हालांकि उनके भी कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, जैसे कि वो लोग कहते हैं कि नेगेटिव एजुकेशन का जो कंसेप्ट दिया कि बच्चों को छोड़ दो नेचुरल एनवायरनमेंट में, लेकिन हम सबको पता है कि आज के दौर में ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप बच्चों को खुला छोड़ देंगे नेचुरल एनवायरनमेंट में, तो इतने सारी चीजें हैं जो बच्चों को बहुत गहरे तरीके से नुकसान पहुंचा सकती हैं, और हम ऐसा नहीं भी कर सकते हैं। पहले की बात दूसरी थी, जब मोटर गाड़ियां नहीं थी और बहुत सारी चीजें नहीं थी, तो नेचर में बच्चा खुद ना खुद सीखता था चीजें, ठीक है, और मतलब इतना हार्मफुल नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम पे आप बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते, उनको फ्री भी नहीं छोड़ सकते हैं। ओके, तो ये कुछ फिलोसफीज थी कि आई होप कि आपको कुछ ना कुछ इससे समझ बनी होगी। नेक्स्ट जो 3 फिलोसफीज रह गई हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मैं नहीं चाहती कि ज्यादा लंबी वीडियो हो, क्योंकि फिर आप लोग देखते भी नहीं हो और फिर मुझे थोड़ा बुरा भी लगता है कि यार इतनी मेहनत करो, पूरी वीडियोस बनाओ, फिर थोड़ी थोड़ी देखते हैं और फिर फायदा क्या है इतना टाइम वेस्ट करने का। तो ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा जस्ट समझा दिया है तीनों फिलोसफीज का। अगर इन पर क्वेश्चन आते हैं तो आई होप कि आप गलत नहीं करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।